बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीज़न है जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स जो कि डिप्लॉइड होते हैं, यानी उनमें क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल होता है, वो तकसीम होकर 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स के साथ होते हैं। यानी डिप्लॉइड का मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर की शक्ल में होते हैं, जबकि हैप्लॉइड का मतलब है कि सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। मियोसिस एक ग्रीक वर्ड मियोन से निकला है जिसका मतलब है छोटी चीज़ें बनाना। चूँकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होता है यानी कम होता है, इसलिए इसे मियोसिस कहा जाता है। मियोसिस का प्रोसेस सबसे पहले 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग ने दरियाफ्त किया। इसके तकसीम के तमाम मराहिल भी ज़्यादातर माइटोसिस से मिलते जुलते हैं। इंटरफ़ेज़ को बिल्कुल उसी तरह 3 मराहिल में तकसीम किया गया है: G1 फ़ेज़, S फ़ेज़ और G2 फ़ेज़। इंटरफ़ेज़ के फ़ौरन बाद फ़र्स्ट मियोटिक डिवीज़न और सेकंड मियोटिक डिवीज़न आती है। फ़र्स्ट मियोटिक डिवीज़न या मियोसिस 1। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं, यानी उनमें हाफ़ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होता है। ये वो मरहला है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन आता है, यानी चेंज आता है। मियोसिस 1 के 2 बड़े स्टेप्स हैं: कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस को 4 मराहिल में तकसीम किया गया है, जिनके नाम प्रोफ़ेज़ 1, मेटाफ़ेज़ 1, एनाफ़ेज़ 1 और टीलोफ़ेज़ 1 हैं। प्रोफ़ेज़ 1 ये मियोसिस का सबसे लंबा मरहला है। इस दौरान क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाता है। इसमें होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं और आपस में पेयर बना लेते हैं, और इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहा जाता है। इसके ज़रिए ये एक दूसरे से बाज़ जगहों पर जुड़ जाते हैं। इस मौका पर हर पेयर ऑफ क्रोमोसोम को बाईवेलेंट कहा जाता है। हर बाईवेलेंट के पास 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। 4 क्रोमेटिड्स होने की वजह से इसे टेट्रेड भी कहा जाता है। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बाज़ जगहों पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। वो जगहें जहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़ते हैं क्याज़मेटा कहलाती हैं। यही वो जगह हैं जहाँ पर अगली स्टेज में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के सेगमेंट्स का तबादला करते हैं, और ये तमाम अमल क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। डायग्राम में आप क्रोमेटिन मटेरियल को कंडेंस होता हुआ देख सकते हैं। डायग्राम में क्रॉसिंग ओवर के अमल को दिखाया गया है कि किस तरह होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अपने क्रोमेटिड्स का तबादला करते हैं या अपने कुछ हिस्सों का तबादला करते हैं। इस तरह सेगमेंट्स के तबादले से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की रिकम्बिनेशन होती है, यानी दोबारा एक नई तरतीब बनती है। क्रॉसिंग ओवर के बाद भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स बाईवेलेंट के तौर पर ही रहते हैं। क्रोमोसोम्स मज़ीद कंडेंस होते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं। न्यूक्लियाई डिसअपीयर हो जाते हैं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है। सेंट्रियोल्स जो कि इंटरफ़ेज़ के दौरान डुप्लिकेट हो चुके थे, अब दोनों पोल्स की जानिब माइग्रेट कर जाते हैं।
اور سپنڈل فائبرز بنانے کا کام کرتے ہیں۔ کائنیٹوکور سپنڈل فائبرز کروموزومز کے کائنیٹوکور سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، جبکہ نان کائنیٹوکور فائبرز ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ دونوں جانب سے ایک ایک کائنیٹوکور فائبر ہومولوگس پیئر آف کروموزوم کے کائنیٹوکور کے ساتھ جڑتی ہیں، جبکہ مائٹوسس کے دوران دونوں پولز سے ایک ایک کائنیٹوکور فائبر ایک ہی کروموزوم کے کائنیٹوکور سے جڑتی ہے۔ دوسرا مرحلہ میٹافیز 1 کا ہے۔ اس میں ہومولوگس پیئر آف کروموزومز اپنے آپ کو ایکویٹرل پلین پر الائن کر لیتے ہیں، یعنی سیدھا کر لیتے ہیں اور میٹافیز پلیٹ بناتے ہیں۔ یہ عمل سب سے پہلے ایک امریکن جینیٹسٹ تھامس ہنٹ مورگن نے دریافت کیا اور اسے ایک فروٹ فلائی میں دریافت کیا۔ فروٹ فلائی کا سائنٹیفک نیم ڈروسوفیلا میلانوگیسٹر ہے۔ تیسرا مرحلہ اینافیز 1 کا ہے۔ اس میں کائنیٹوکور فائبرز شرنک ہونا شروع ہوتی ہیں، یعنی چھوٹی ہونے لگتی ہیں اور اندر کی جانب کھنچنے لگتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر ہر پیئر آف کروموزوم پر کھینچنے والی ایک قوت لگتی ہے جو کہ دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اس طرح ہومولوگس پیئر آف کروموزوم میں ایک کروموزوم ایک پول کی طرف کھنچتا ہے اور دوسرا دوسرے پول کی طرف۔ اس طرح کروموزوم کے 2 ہیپلائڈ سیٹ وجود میں آتے ہیں۔ یہاں پر ہر کروموزوم کے پاس سسٹر کرومیٹڈز کا ایک پیئر موجود ہوتا ہے۔ اس کا آخری مرحلہ ٹیلوفیز 1 ہے۔ یہاں پر کروموزومز اپنے پول کی طرف پہنچ جاتے ہیں، یعنی سیل کے دونوں اطراف میں ہیپلائڈ نمبر آف کروموزوم یعنی ہاف نمبر آف کروموزوم موجود ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک کروموزوم 2 کرومیٹڈز پر مشتمل ہوتا ہے۔ سپنڈل فائبرز آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں اور کروموزوم کے ارد گرد نیوکلیئر انویلپ بن جاتا ہے۔ کروموزومز دوبارہ انکوائل ہو کر کرومٹن میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سائٹوکائنسس کے دوران اینیمل سیلز میں سیل میمبرین اندر کی جانب پچکتی ہے اور پلانٹ سیلز میں دونوں سیلز کے درمیان سیل وال بن جاتی ہے اور اس طرح 2 ہیپلائڈ ڈاٹر سیلز وجود میں آتے ہیں۔ میوسس 1 کے بعد دونوں ڈاٹر سیلز ایک ریسٹ کے پیریڈ میں سے گزرتے ہیں جسے انٹرکائنسس یا انٹرفیز 2 کہا جاتا ہے۔ انٹرفیز 2 مائٹوٹک انٹرفیز سے مختلف ہوتا ہے اور میوسس 1 کے انٹرفیز سے بھی مختلف ہوتا ہے۔ نہ ہی اس میں ایس فیز ہوتا ہے اور نہ ہی کروموزوم کی ڈپلیکیشن ہوتی ہے۔ یہاں یاد رکھنے کی ایک بات یہ ہے کہ کراسنگ اوور کے دوران ہمیشہ نان سسٹر کرومیٹڈز کے درمیان ہی اس کے سیگمنٹس کا تبادلہ ہوتا ہے۔ انٹرفیز کے بعد پروفیز 1 کا مرحلہ، پروفیز 1 کے بعد میٹافیز 1، میٹافیز 1 کے بعد اینافیز 1 اور اس کے بعد ٹیلوفیز 1 کا مرحلہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میوسس 2 یعنی سیکنڈ میوٹک ڈویژن شروع ہوتی ہے۔ یہ میوسس کا دوسرا مرحلہ ہے اور مائٹوسس سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے بھی 4 حصے ہیں: پروفیز 2، میٹافیز 2، اینافیز 2 اور ٹیلوفیز 2۔ پروفیز 2 پروفیز 1 سے کم وقت لیتا ہے۔ پروفیز 2 میں کرومٹن کنڈینس ہو کر کروموزوم کی شکل اختیار کرتا ہے اور نیوکلیئر انویلپ ختم ہو جاتا ہے۔ سینٹریولز دونوں پولز کی جانب جاتے ہیں اور وہاں پر سپنڈل فائبرز بنانے کا کام کرتے ہیں۔ میٹافیز میں کروموزومز
काइनेटोकोर फाइबर्स के साथ अटैच होते हैं और सेल के इक्वेटर के साथ अलाइन होते हैं। इसके बाद एनाफेज़ 2 के दौरान क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमाटिड्स अलग हो जाते हैं। ये सिस्टर क्रोमाटिड्स अब सिस्टर क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ये अलग अलग होकर दोनों पोल्स की जानिब चले जाते हैं। आखिरी मरहले यानी टीलोफेज़ 2 में क्रोमोसोम्स दोबारा क्रोमेटिन में तब्दील हो जाते हैं और न्यूक्लियर इन्वेलप इनके इर्द गिर्द बन जाता है। आखिर में एनिमल सेल्स में क्लेवेज के ज़रिए और प्लांट सेल्स में सेल वॉल फॉर्मेशन के ज़रिए 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। यानी एक डिप्लॉइड सेल से 4 डॉटर सेल्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं बन जाते हैं। सेकंड मियोटिक डिवीजन में किस तरह क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, इसे आप डायग्राम में मुख्तलिफ फेजेस के साथ समझ सकते हैं।